विपिन सिंह फिर से आपके सामने एक बार और पढ़ेंगे, कुछ और बातें जानेंगे विद्युत धारा के बारे में। आंतरिक सेल हमें पढ़ना है सेल का, तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है ये हमें जानना है थोड़ा सा, तो उसी के बारे में बात करेंगे, उसी के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बार। क्विज पे चलते हैं। क्विज पर दो क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये रहा बच्चे, जल्दी से एक बार आंसर करिए, इसके बाद हम राय राय करते हुए सेल के बारे में पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग आपको आज कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। बहुत मजा आएगा, मैं बता रहा हूँ। मजा ना आ जाओ तो बताना। क्लास के बाद जब क्लास में खत्म करूंगा ना तो आपको लगेगा सर 2 मिनट और क्लास चल जाती तो मजा ही आ जाता, सर 5 मिनट और पढ़ा देते हैं ना, ऐसा हो जाता। तो ये आपको ऐसा निकलेगा दिल से, है ना, कि सर 5 मिनट और नहीं पढ़ा सकते हैं क्या, वैसा वाला है ना। पढ़ने से अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं तो ऐसा आपको फीलिंग आनी चाहिए, है ना। आप लोगों को तो मुझे लगता है अभी मैं कह दूं कि आज छुट्टी है तो आप खुश हो जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, है ना। हम तो जब पढ़ते थे मेरे टीचर कहते थे कि आज क्लास नहीं लगेगी, ऐसा है, हम उनसे लड़ जाते थे कि सर आज क्लास लगाओ, हम तो पढ़ना चाहते हैं, हमें सीखना है भाई, हमारा तो नुकसान हो रहा है ना, हमें तो पढ़ना है, हम तो सीखना चाहते हैं। नुकसान इन द केस इन द सेंस कि पढ़ने का मन है, सिर्फ सिंपल सी बात, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हम पढ़ के आते थे कि सर आज ये पढ़ा दिए हैं, अगला 2 लाइन 2 चैप्टर मतलब अगले के 2 पेज हम पढ़ के आते थे कि सर आगे के 2 चैप्टर 2 लेक्चर जो हैं ये 2-3 पढ़ने आगे के पढ़ लेते हैं। सर ने लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया तो मैं लेक्चर नंबर 3 तक की चीज़ें पढ़ के पहुंच गया कि सर आगे की ये चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। तो इसको क्यों पढ़ के जाते थे, किताब देख के भले समझ में ना आए, बस किताब को पढ़ लेते थे जैसे न्यूज़पेपर, वैसे ही पढ़ लो। लेकिन जब अगले दिन सर पढ़ाते थे तो याद आ जाता है, अरे यही तो पढ़ा था मैंने, है ना, याद हो जाता है, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पढ़ने के तरीके होते हैं, सीखने के तरीके हैं, सक्सेसफुल बनने के तरीके हैं। ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं बन जाते लोग, ठीक है, कुछ करते हैं, ठीक है ना। हर पत्थर नहीं चमकता, सिर्फ हीरा ही है चमकता है। क्यों जानते हो, घिसा जाता है बेटा, वो समझ में नहीं बात। हर पत्थर नहीं चमकता, सिर्फ हीरा चमकता है। रीजन, घिसना पड़ता है उसको, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन घिसना होता है, तब जाके कहीं उसमें चमक आती है। नॉर्मली आप देखेंगे बिना घिसे अगर आप पत्थर दिखाएं हीरे का तो आप जान भी नहीं पाएंगे कि ये हीरा है। तब कब पता चलता है, जब वो घिस दिया जाता है, तब उसमें आती है चमक और तब बढ़ती है उसकी प्राइस, ठीक है, तब वो करोड़ों का अरबों में बिकता है। ऐसे थोड़ी, है ना। तो बी डायमंड। चलिए, समान पदार्थ, समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के 10 तार हैं। सिंपल सी बात, 10 तार है जिनके प्रत्येक का प्रतिरोध 1 ओम है। सिंपल सी बात बोल रखा है कि 10 1 ओम के प्रतिरोध है। 10 हैं बेटा, ऐसे जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लो, ये पॉइंट को लिख लो बी और इस पॉइंट को लिख लो ए। सिंपल सी बात है, ए से बी के बीच में बताओ। अब इसका अच्छा समांतर क्रम में जोड़े, मैंने पहले ही कर दिया, ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम में जोड़ता तो मैं सिंपल सी बात लिखता, अगर सभी आर 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 हैं, मतलब सभी आर का मान 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम सबका 1 ओम है, तो अगर श्रेणी क्रम में होते तो क्या आ जाता, 10 ओम आ जाता, जोड़ करके आर बराबर आ जाता, ठीक है। अब यहां पर क्या दे रखा है, समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या आ जाएगा बेटा, जितने हैं, कितने हैं बेटा, 1 ओम के हैं, कितने हैं, 10 है, तो 1 बटा क्या आ जाएगा, 10। 1 बटा 10 का मतलब क्या होगा, 0.1 ओम। सिंपल सी बात, आंसर कहाँ है बेटा, सी इज द राइट आंसर। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं आपको, सही है क्या। शानू सैफी, बेटा सी ऑफ कठिन नहीं होता बेटा, आपने क्या लिख रखा है, डोंट नो, ऑप्शन होता है बेटा, ऑप्शन, ऑप्शन बोलते हैं ना, ऑप्शन की स्पेलिंग ये होती है बेटा, इसीलिए कहते हैं इंग्लिश भी पढ़ लो, ठीक है। आगे चले, 100 ओम के 4 प्रतिरोध वर्गाकार रूप में जुड़े हुए हैं, वर्ग के आकार में जुड़े। वाह 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 वाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, मजा ही आ गया सुन के। वर्ग बना देते हैं, ये वाला चित्र तो आपको करवा रखा है, करवाया है कि नहीं, क्वेश्चन करवाया है या नहीं, जल्दी बताओ, राय 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 बोलते हुए जल्दी से बताइए, करवाया है क्या। कह रहा 2 विकर्णों के मध्य निकाल लो। 2 विकर्ण कैसे हो सकते हैं, या तो ये विकर्ण हो सकता है, नाम दे दो ए बी सी डी, विकर्ण ले लो कोई भी, चाहे ये ले लो विकर्ण ए और सी के बीच में, चाहे बी और डी के बीच में निकाल लो, सभी 10 10 10 10 है। आंसर क्या आएगा, 10 आएगा, सिंपल सी बात है, 10 आंसर आएगा, करके देख लो चाहे। सॉरी, कैसे किया है, 100 ओम है, 100 ओम है तो 100 आएगा आंसर, 100 ओम है तो 100 आएगा आंसर। 100 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे,
मिरर लगा लो, चाहे मिरर लगा लो, इधर का निकालना है मुझे तो निकाल लो। 10 10 का 10 हो जाएगा 20, 20 20 20 का क्या हो जाएगा 20/2 10 आएगा, 100 आएगा, सॉरी 200/2 100 आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। तो मतलब बात सिर्फ इतनी सी है कि फोकस जरूरी है, ठीक है। फोकस जब बनाए रखेंगे ना बच्चे तो होता रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा। लेकिन सिंपल सी बात वहीं आके रुक जाती है। फोकस और मेहनत आप दोनों चीज़ जब एक टाइम पर लूज करते हैं तो खत्म हो जाती है चीज़ें। चलो थोड़ा सा चलते हैं आंतरिक प्रतिरोध की तरफ। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध मैंने आपको बता रखा है कि एक सेल है। थोड़ा सा अब जो चित्र बना रहा हूं सभी बच्चों का बन जाना चाहिए चित्र मेरे साथ। मैं बना रहा हूं ना, तो आपका भी चित्र साथ ही साथ बन जाए। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाते चलो। ई विद्युत वाहक बल है, वोल्ट होता है इसका भी मात्रक, ठीक है, जूल प्रति सेकंड, ठीक है, जूल पर सेकंड। अच्छा, ये हो गया हमारा सेल, और सेल को थोड़ा सा ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ये हो गया ब्रैकेट में बंद, इसको पूरे को बोलेंगे हम सेल। ये हमारा सेल है बच्चे, ये है सेल, ठीक है। और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब इस सेल को हमने जोड़ दिया एक बाह्य प्रतिरोध में। ध्यान से सुनना, एक बाहरी परिपथ है जिसके साथ मैंने इसको लगा दिया। कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, किसी भी तरह की सर्किट है उसमें एक प्रतिरोध जुड़ा है और एक प्रतिरोध R के साथ, बड़ा प्रतिरोध R है, इसके साथ जोड़ दिया। प्रतिरोध R के सिरों का नाम ले लेते हैं। प्रतिरोध R के सिरों का नाम मान लो A और B है। A और B के बीच में प्रतिरोध है और सेल का धनात्मक सिरा यहां जुड़ा है, सेल का ऋणात्मक सिरा मैं देख पा रहा हूं यहां जुड़ा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अब केस अलग हो जाएंगे। अभी तक हम आइडल केस पढ़ते थे, आइडेंटिकल। हम ये बोला करते थे कि जितने वोल्ट का सेल है उतना ही वोल्ट यहां पर वोल्टेज उत्पन्न करेगा। अभी तक हम ये पढ़ते थे। लेकिन जब ईएमएफ दिया रहेगा तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम हकीकत अब जानते हैं कि सेल के पास एक आंतरिक प्रतिरोध भी है। सेल के पास एक आंतरिक प्रतिरोध भी है। तो हम मान लेते हैं आर का जो आर है बेटा, इसके सिरों का जो विभवांतर है, ए और बी के पॉइंट का विभवांतर, ए और बी सिरे का विभवांतर मान लेते हैं वी वोल्ट है। कितना है? वी वोल्ट। विभवांतर आर के सिरों का विभवांतर मतलब ए और बी के पॉइंट के बीच का विभव का अंतर कितना है? वी मान लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरा, मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, आपको जल्दी जल्दी से आंसर देना है। यहां पर अगर ध्यान दे तो यहां से आई करंट हम मान लेते हैं कि आई करंट निकली सेल से और आई करंट जा रही है, आई करंट जा रही है, आई करंट जा रही है, आई करंट आ रही है, आई करंट आ रही है, आई करंट इस प्रतिरोध से गई और आई करंट बैटरी तक पहुंच गई। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं कुल प्रतिरोध पूछूं, कुल प्रतिरोध कितना है, तो जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे। कुल प्रतिरोध बताओ मुझे, कुल प्रतिरोध बताओ मुझे कितना है परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है। कुल प्रतिरोध आर डैश मान लो बोल दिया, कुल प्रतिरोध कितना है? कुल प्रतिरोध आर डैश बराबर कितना है ये बताओ। कुल प्रतिरोध आर डैश बराबर कितना है? करंट को देखो, करंट कैसी गई है? श्रेणी क्रम में ये जुड़ा है, ये आर और ये कार कैसे जुड़ा है? श्रेणी क्रम में, क्योंकि करंट बटी नहीं, वही करंट इसमें भी जा रही है और वही करंट इस प्रतिरोध में, दोनों में सेम करंट चल रही है, अर्थात दोनों श्रेणी क्रम में है, अर्थात आ जाएगा R प्लस R ओम। कुल प्रतिरोध आया कि नहीं? कुल प्रतिरोध कितना आया? R प्लस R ओम। धीरे धीरे चल रहे हैं बहुत, ठीक है। कुल प्रतिरोध, विद्युत धारा कितनी बह रही है? I, तो ओम का नियम लगा लो। ओम के नियम से यहां पर वैद्युत वाहक बल है तो ओम का नियम हो जाएगा E बराबर V बराबर आई आर नहीं, E बराबर I करंट I और R नहीं, पूरा प्रतिरोध कितना है? R डैश। तो E बराबर हम लिखेंगे, E बराबर कितना हो जाएगा? I, R डैश का मान बताओ कितना हो जाएगा? R प्लस R। निकालना क्या है हमें? आंतरिक प्रतिरोध छोटे r का मान। ध्यान से सुनते रहना एक एक स्टेप। आगे क्या आएगा? आगे आ जाएगा यहां से, हमें इसका गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा E बराबर आई आर प्लस प्लस आई आर। ध्यान से देखते रहना, गलत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा सुन लो मेरी बात।
इसमें आई करंट बह रही है, इस प्रतिरोध में आई करंट, और इसके सिरों का विभवांतर भी है। ये कुल परिपथ का था, ये जो लिखा है ओम का नियम कुल परिपथ के लिए लिखा है। अब अगर मैं सिर्फ आर को देखूं, बाहर वाले प्रतिरोध को देखूं, तो उसके सिरों का विभवांतर कितना है, वी है, करंट कितनी बह रही है, आई, प्रतिरोध कितना है, आर, तो इसका मतलब वी बराबर कितना है, वी बराबर कितना है, आई आर के। ये बात समझ में आई क्या? यहां पर वी बराबर आई आर है कि नहीं है? अच्छा, तो चूंकि v बराबर आई आर, तो इसको मैं लिख सकता हूं, E बराबर v प्लस आई आर। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। समीकरण नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, मींस इंपॉर्टेंट है, याद आया? चलिए, इंपॉर्टेंट 2R नहीं होगा बेटा, ये छोटा प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध बहुत अल्प होता है, बहुत छोटा होता है, 0.1 ओम या उससे भी कम, 0.001 या 0.01 ओम, इस तरह का प्रतिरोध होता है। ठीक है, 1 ओम प्रतिरोध होना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। 1 ओम 2 ओम तक तो बहुत बड़ा हो जाता है फिर आंतरिक प्रतिरोध, तो 1 ओम से भी बहुत कम प्रतिरोध होता है। ठीक है, सच्चाई में सच्चाई जो होती है। अब यहां तक हमें यह समझ में आया कि E बराबर V प्लस आई आर। समझ में आ रही बात कि नहीं? समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, आई। अब इसी को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। हमारे पास E बराबर आ गया है, E बराबर आ गया है V प्लस आई आर, आई और छोटा r। हमें निकालना क्या है बच्चे? हमें निकालना है r का मान। ठीक है, तो ऐसा करो, इसको हम लिख सकते हैं E माइनस इधर लाओ, V को इधर लाओ तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस V बराबर इधर क्या बचेगा, आई आर के। हमें क्या निकालना है, r का मान, तो r बराबर करेंगे तो हो जाएगा E माइनस V बटे आ जाएगा बेटा आई के। देखते रहना बस, ये एक सूत्र बन गया, ये एक सूत्र बन गया, इतना ओम। पहला सूत्र है ये, समीकरण नंबर 2 बोल दो, समीकरण नंबर 2। बहुत सारे सूत्र बनेंगे, याद से देखते रहना। अगला सूत्र देखो यहीं से, चूंकि V बराबर है आई आर, अभी देखा था हमने, तो I बराबर निकाल लो यहां से, I बराबर कितना आ जाएगा, V बटे आर। क्योंकि यहां पर कोई बाहरी वाला प्रतिरोध नहीं दिख रहा है आपको, सिर्फ आंतरिक प्रतिरोध है, तो मतलब छोटे r और बड़े r में मुझे संबंध रखना है। मतलब इस सूत्र को मैं r के रूप में लिखना चाहूं तो I के जगह पे क्या लिख दूंगा, ये लिख दूं क्या, आइए, ये बन जाएगा हमारा r बराबर, ध्यान से देखना, E माइनस V बटे I के जगह आ जाएगा V बटे R। ये R बटे के नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बराबर होके E माइनस V और गुणे में आ गया ऊपर R, नीचे बचा है V। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, देखते रहना। नजर हटी दुर्घटना घटी, वही वाला है यहाँ पर हल। R बराबर कितना लिखा है बेटा, E माइनस V बटा R, तो R को मैं थोड़ा पहले लिख लेता हूँ, और यहाँ पर अब मैं देखूँ तो यहाँ पर लिखा है E माइनस V बटा V, यही लिखा है क्या? इसको ऐसे एक ब्रैकेट में कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं, सेम चीज लिख रहा हूँ। अच्छा, नजर हटी दुर्घटना घटी, R बराबर लिखूंगा, R ब्रैकेट के अंदर देखो E लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ E बटे V माइनस V बटे V, लिख सकता हूँ क्या? लघुत्तम जैसे निकालते हैं, जो भिन्न लगाते हैं, भिन्न का जस्ट उल्टा है, E बटे V माइनस V बटे V, सिंपल सी बात। E माइनस V बटे V है ना, तो E बाई V ले लिया, फिर माइनस है, माइनस V बटा V आ गया। 16 सा हल करो और, ठीक है, थोड़ा सा और हल करते हैं। R बराबर आ जाएगा R, और ये आ जाएगा E बाई V माइनस 1 के। क्यों? V से V कट गया। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई? नहीं आई क्या? नया, ठीक है। तो सूत्र पर सूत्र दिखेंगे आपको, बट सारे सूत्र कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। अब मैं समीकरण 1 की तरफ फिर से जाऊंगा, ध्यान से देखते रहना। मैंने कहा है ना कि दुर्घटना घट जाएगी। अब मैं थोड़ा सा, ये वाला सूत्र यहां तक है, यहां तक तो ठीक है, कंप्लीट कर दिया। ये वाला सूत्र याद रखिएगा, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खास करके ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। और ये जो सूत्र लिखा है, ये सूत्र भी बहुत बार पूछा जाता है, ये डायरेक्ट ये सूत्र भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये सूत्र भी इंपॉर्टेंट है। इसको समीकरण 3 बोल दो और इसको समीकरण 4 बोल लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 3 और 4 तो ठीक है, लेकिन मुझे समीकरण 1 की जरूरत है। किसकी?
मुझे जरूरत है समीकरण 1 की। समीकरण 1 कहाँ है, थोड़ा सा चलते हैं। समीकरण 1 की जरूरत है, ठीक है। समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से फिर से, समीकरण 1 से ध्यान से सुनना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ई बराबर है वी प्लस आई आर। ई बराबर क्या दे रखा है, वी प्लस आई आर। ई बराबर दे रखा है वी प्लस आई आर के। अब यहां पर थोड़ा सा बस ध्यान देना है आपको। मैंने यहां पर लिखा है, यहां पर मैंने लिखा है कि आई आर वी है। हमने यहां पर लिखा है चूंकि हम जानते हैं, चूंकि v क्या है, बराबर है आई और कैपिटल आर के, ठीक है। तो ये कैपिटल V के बराबर है। तो इसी प्रकार से हम लिख सकता हूं, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं यहां पर कि जो E बराबर लिखा है, E बराबर देखो तो V और ये प्लस लिखा है, जो इसको छोटा v लिख लेते हैं, इसको छोटा v लिखते हैं। अब छोटा v को थोड़ा मैं डिफरेंट तरीके से लिख रहा हूं, आप चाहें तो ऐसे लिखें या आप चाहें तो छोटा v सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, या सिर्फ आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको छोटा v दर्शा दीजिए। ये वेग नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, छोटा v है। अब छोटा v का मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, छोटे v का मतलब क्या है। तो जो छोटा वेग है यहाँ पर अगर मैं देखूं तो v जो है छोटा सा, ये बराबर है I और R के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, इसके सिरों का, अगर इसके दो सिरों को अगर मैं ऐसे पॉइंट आउट करूं, इसके दो सिरों को अगर से बनाऊं अगर मैं, तो इस सिरे पर विभव पतन कितना हो रहा है। जैसे इस R का विभव पतन है V बराबर आई आर, तो इसका विभव पतन कितना है, इसका विभव पतन होगा छोटा v। जैसे इसका विभव कितना है, इस R के दोनों सिरों के बीच विभव का अंतर कितना है, V है, V बराबर आई आर। तो इसके विभव का अंतर कितना है इन दोनों पॉइंट का, ये R जो है प्रतिरोध का, तो ये आ जाएगा छोटा v जो कि है आई आर के बराबर, ठीक है, आई आर के बराबर। इक्वेशन नंबर सेकंड से समझ में नहीं आया। इक्वेशन नंबर सेकंड के बाद बेटा ओम का नियम लगा रखा है, v बराबर आई आर होता है, यहाँ पर भाग दिया है, कुछ नहीं किया है। समीकरण यही था, इसी समीकरण को बार बार लिख रहे हैं। v को इधर भेज दिया तो माइनस हो गया। ये तो कक्षा 5 वालों को मैं बताऊं तो समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है क्या, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विभव पतन, ठीक है, इसको बोलते हैं विभव पतन सेल का, ठीक है, विभव पतन। और इसी छोटे आर की वजह से आप देखते हैं बैटरी या सेल गर्म पड़ जाता है चलते चलते, चाहे मोबाइल चला रहे हो, चाहे टॉर्च वाली सेल हो। अगर टॉर्च में सेल लगा है, जो उसको आपने आधा घंटा तक मान ले टॉर्च जलाया, तो आप देखेंगे कि टॉर्च गर्म पड़ जाती है। टॉर्च का सेल निकाल के देखेंगे गर्म रहेगा, ठीक है। गर्म क्यों रहता है, इस छोटे प्रतिरोध की वजह से। ये प्रतिरोध क्या करता है, जो ऊर्जा होती है, जो विभव होता है, उसके जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध की वजह से ऊर्जा जो है ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। जो करंट होती है, करंट की वजह से, जब करंट बहती है उसकी वजह से ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है हीट एनर्जी में चेंज होती है। तो विभव पतन है V, ठीक है, और ये सेल का है, ठीक है, सेल का लिख देता हूं मैं, या सेल के प्रतिरोध का, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कई बार, तो इसको याद रखेंगे आप। तो यहां से आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं, v बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा E माइनस वी के, ठीक है, चाहे तो। अच्छा, ये फॉर्मूला अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहला वाला फॉर्मूला, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे सब बना है। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और इधर लाते हैं। तो यहां लिखा है E बराबर लिखा है V प्लस लिखा है आई आर के। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं V को जब इधर लाता हूं तो इसका एक मीनिंग है, इसका एक मतलब है। E माइनस वी बराबर आई आर, ये जो लिखा है इस फॉर्मूले का एक मतलब है, समझो इसका मतलब समझो। और ऊपर वाले इसका भी मतलब है, इसका भी मतलब है, दोनों का शाब्दिक अर्थ समझने। ये इक्वेशन ऐसी क्यों बनी, इसका एक मतलब है, थोड़ा समझिए। अगर तो ये कह रहा है कि जो कुल विद्युत वाहक बल है वो दो रूपों में खर्च होता है। सेल का जो नया सेल लेते हैं ना, तो उसमें लिखा है तक 5 वोल्ट के मान लो सेल खरीदे, तो उस 5 वोल्ट के सेल का एक मतलब होता है। क्या मतलब होता है, 5 वोल्ट उसका कुल विद्युत वाहक बल है, जब उससे कोई करंट नहीं ली जा रही है, उसको कहीं जोड़ा नहीं गया है तब,
ठीक है, जब एकदम फ्रेश कंपनी से निकल के बना है, जैसे उसको परिपथ में लगाते हैं तो हर सेल का कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो ये जो विद्युत वाहक बल है दो काम करता है, एक तो बाहर वाले परिपथ में विभव जनरेट करता है, बाहर जो भी चीज जुड़ा होगा, जो भी प्रतिरोध होगा, जहां भी करंट जा रही है वहां पर विभव में अंतर जो आ रहा है वो विभव डेवलप करता है ये। और दूसरा जो सेल के अंदर विभव है, सेल के अंदर जो प्रतिरोध है उसके कारण एक छोटा सा विभव है जिसमें ये दो रूपों में खर्च होता है। तो ई जो है दो रूपों में खर्च होता है, V प्लस IR के। अब यहां पर समझो इसका अंदर वाले का मतलब क्या है, यहां पर कह रहा है E माइनस वी। E माइनस वी मतलब कि जो सेल का आंतरिक विभव पतन है, सेल का आंतरिक विभव पतन, सेल का विभव पतन बोल रहे हैं, जो ये छोटा v है, जो इसको अगर समझे तो ये इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि जो सेल के अंदर विभव पतन हो रहा है वो क्या है, जो सेल का कुल ओरिजिनल विद्युत वाहक बल है उसमें से अगर जो बाहर जो सेल खर्च कर रहा है, बाहर मतलब परिपथ में अपने अंदर के अलावा जहां पर जोड़ा गया है, जिस चीज में सेल जुड़ा है उस चीज में जितना विभव डेवलप कर रहा है उसको अगर घटा दो तो जो बचेगा विभव, जो एक्स्ट्रा विभव में खर्च आ रहा है वही है सेल का आंतरिक विभव पतन। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप जिसको बोलते हैं, इसको विभव पतन का मतलब होता है वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, इसका मतलब होता है वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप है। अब थोड़ा सा और समझते हैं इसको, थोड़ी थोड़ी बारीक चीजें हैं, इसका हिंदी में मतलब समझा रहा हूं मैं आपको। इक्वेशन है, ये इक्वेशन मतलब गणित नहीं लिखी है, इसका हिंदी में मतलब है इसलिए लिखा गया है। ठीक है, अब आपसे अगर कोई पूछे कंडीशंस क्या है, यहां पर कुछ कंडीशंस पूछी जा सकती है। कौन कौन सी कंडीशन, कि ई और वी कब बराबर होंगे, तो इस इक्वेशन से फिर आते हैं। यदि पहली चीज देखो दो शर्तें हैं यहां पर। पहली चीज समझिए, पहली चीज क्या है, यदि R बराबर 0 हो, R बराबर 0 हो तो क्या होगा बेटा, E बराबर क्या हो जाएगा, V के। अर्थात बाह्य परिपथ का वोल्टेज और सेल का विद्युत वाहक बल आपस में बराबर होगा। आपसे अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी शर्त है जब E और V बराबर होंगे, तो वह वही शर्त है कि एक ऐसे सेल की कल्पना करो जो कि काल्पनिक है, क्योंकि है नहीं, सत्य है नहीं। ठीक है, ऐसा संभव नहीं होता जल्दी, संभव एक शर्त में हो जाता है, लेकिन कब होता है मैं बता रहा हूं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 होने की वजह से तो नहीं होता। दूसरा एक कंडीशन होता है, दूसरी एक कंडीशन होती है कि I बराबर, यदि I बराबर ही 0 हो, यदि I बराबर 0, देखो ध्यान से सुनो, यदि I बराबर 0, I बराबर 0 हो तो अगर मैं देखूं, तो अगर मैं बात करूं तो फिर E बराबर V होगा। फिर से अब I बराबर 0 का होने का मतलब है, ये कंडीशन जो लिखी है ये वास्तव में ये बताया जा रहा है कि सेल को आप खरीद के हाथ में पकड़े हैं, किसी चीज में लगाया नहीं, ना तो सेल को बैटरी से जोड़ा है, ना तो सेल को किसी टॉर्च में लगाया है, कहीं नहीं। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या हो रहा है बेटा, जब आप सेल को कहीं नहीं जोड़े हैं तो सेल का जो कुल विद्युत वाहक बल है वो वोल्टेज के बराबर है, उसके वोल्टेज के बराबर। सिंपल सी बात ये लिखा है। ठीक है, विद्युत वाहक बल और जो विभव है उसका दोनों बराबर है आपस में। तो ये दो कंडीशन होती है जब E बराबर V होता है, और दोनों याद रखते हैं। ठीक है, तो ये छोटी मगर मोटी बातें हैं, और ये याद रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने आज आपको, सेल के बारे में, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बताया मैंने कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कैसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिलहाल इस लेक्चर में यहीं तक। थोड़ा सा चलेंगे अब आगे क्विज की तरफ, लेकिन छोटा सा एक होमवर्क के साथ एक होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क मैं क्यों देता हूं, ताकि आप प्रैक्टिस करें। आपको दिया गया है, गिवन है, ठीक है, दिया है, सवाल नहीं दिया है, सवाल के हिंट दिए हैं। दिया है E बराबर, ठीक है, E बराबर दे रखा है 12 वोल्ट। ठीक है, E बराबर दे रखा है 12 वोल्ट। ठीक है, इसके साथ साथ R बराबर दे रखा है 0.5 ओम। ठीक है, R बराबर दे रखा है, और आपको निकालना है यहाँ पर I बराबर दे रखा है, एक्चुअली हाँ ठीक है, R बराबर दे रखा है ये, और I बराबर दे रखा है आपको, I बराबर दे रखा है मान लो 2 एम्पियर। ठीक है, अब सवाल सुनना, सवाल में बोल रखा है कि R1 बराबर, सवाल में दे रखा है कि R1 बराबर 10 ओम है। ठीक है,
R बराबर 10 ओम है तो R2 का मान आपको बताना है और चित्र आपका कुछ ऐसा सा है। अब इसमें मान दे रखा है तो इसको मैं लिख नहीं रहा यहां पर। बाकी सारी चीज तो आपको पता ही है। तो ये दे रखा है, आपको R2 का मान बताना है। ठीक है, तो निकालिएगा और मुझे बताइएगा कि कितना आता है। क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है होमवर्क। ठीक है, ये प्रश्न है, प्रश्न का चित्र दे रखा है, वो चित्र है, R2 दिख रहा है, इसी का मान निकालना है। बाकी सारी चीजें तो गिवन है, बाकी सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया ये प्रश्न। अब थोड़ा सा क्विज की बात कर लेते हैं। क्विज की तरफ अगर रुख किया जाए तो क्विज का बेटा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जल्दी से जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है और 40 सेकंड है आपके पास। जितना तेज पेन हो सकता है उतना तेज पेन चलाओ और जल्दी जल्दी सोचो। जो होमवर्क वाला प्रश्न दिया था उसको थोड़ा टफ बनाना है। चलो टफ बना देता हूं मैं। अभी बहुत इजी क्वेश्चन है वो, उसको थोड़ा टफ कर देते हैं। हो गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। सेल बीत क्यों जाता है, ये क्या पूछ रहे हो बेटा? थोड़ा सही लिखा करो, डाउट वगैरह पूछो तो साफ से पूछो ना। हो गया बच्चे? ये फॉर्मूला है, अभी अभी बताया था। हो गया? चलिए दोनों क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अभी अभी फॉर्मूला बताया था कि E बराबर होता है, क्या होता है? E बराबर होता है V प्लस आई आर के। सिंपल सा बताया था, ये आ जाता है E माइनस V बराबर हो जाता है, ये छोटा r है, आई आर के। तो r बराबर निकालते हैं तो हो जाता है E माइनस V बटा I, और I बराबर लिख सकते हैं V बटा R। तो r बराबर आ जाता है, r यहाँ पर आ जाता है और ये हो जाता है E माइनस V बटा V के। और ये फॉर्मूला कहाँ दिख रहा है आपको? ये फॉर्मूला आपको यही दिख रहा है, E माइनस V इंटू R बटा V। सिंपल सा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसकी बात करें तो कह रहा है एक सेल 2 ओम के प्रतिरोध में से इतने एम्पियर की धारा। अच्छा, इसके बाद अभी होमवर्क में थोड़ा सा एडिट करूंगा, ठीक है। और 7 ओम के प्रतिरोध है, मतलब एक सेल है, पहले 2 ओम के प्रतिरोध में जोड़ा जाता है, फिर उसको 7 ओम में जोड़ा जाता है। लेकिन सेल एक है, सेल एक है तो मतलब इसका ईएमएफ जो है वो सेम होगा दोनों के लिए, अर्थात दोनों बार ईएमएफ बराबर है। ई बराबर जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, ई बराबर फॉर्मूला लिखते हैं V प्लस आई आर से। तो इसके हिसाब से अगर देखें, एक मिनट, इसके हिसाब से अगर देखें तो सेल वही है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी वही रहेगा। तो बदलने वाली चीज क्या है? बार बार V बदलेगा। V का मतलब क्या है? E बराबर I और कैपिटल R प्लस I छोटा r, ऐसा है। अब यहां पर अगर आप देखें तो आपको छोटे r का मान निकालना है, ठीक है। तो इस रूप को अगर मैं देखूं तो E का मान दोनों के लिए बराबर है, तो हम अगर E1 E2 तो है नहीं, तो ऐसा कर सकते हैं कि E बराबर अगर मैं लिखूं एक बार तो E बराबर आ जाएगा इस फॉर्मूले से 2 ओम के प्रतिरोध में से इतने एम्पियर, मतलब R का मान दे रखा है 2, करंट दे रखी है 0.9, ठीक है, इतना बह रहा है, प्लस I का मान दे ही रखा है 0.9 और इंटू छोटा r ये दे रखा है। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन फिर हो जाएगा E बराबर, दूसरी बार कह रहा है 7 ओम के प्रतिरोध से 0.3 एम्पियर की धारा बह रही, मतलब 0.3 गुणे R आ जाएगा। दोनों हैं तो दोनों को बराबर कर लो, अर्थात 2 गुणे 0.9 प्लस 0.9 गुणे R बराबर आ जाएगा 7 गुणे 0.3 प्लस 0.3 गुणे R। सिंपल सिंपल सी चीज है, बहुत सारी चीजें कट जाएंगी। R यहाँ भी है, R यहाँ भी है, एक तरफ ले लो। ये 0.9 R, 0.3 R, 9 3 कितना हो जाएगा? 9 में से 3 घटाएंगे तो 0.6 R बराबर हो जाएगा 7 इंटू 0.7 माइनस हो जाएगा 2 इंटू 0.9, हल करो 0.6 R बराबर हो जाएगा 7 सता 49, ठीक है, 7 सता 49 कितना आ जाएगा बेटा? 4.9,
ठीक है, माइनस हो जाएगा 9 दूनी 18 1.8, ठीक है, घटा लो, ठीक है, आंसर निकाल लो, आर बराबर कर लो, आपका आंसर है। तो ये आर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये तो हो गया। थोड़ा सा होमवर्क में बता देता हूँ जल्दी से, होमवर्क में चेंज है। होमवर्क में यहाँ पर आपको R1 R2 तो दे ही रखा है, इसमें मान लो करंट I1 बह रही है, इसमें I2, तो आपको I1 I2 का मान भी बताना है। और इसके अलावा आप चाहें तो कुछ और निकाल सकते हैं, जैसे V1 V2 भी निकाल सकते हैं। इसका खुद का विभवांतर निकालिएगा कितना है, इसका V1 मान लेते हैं, इसका विभवांतर V2 मान लेते हैं, तो V1 V2 भी आप निकालना। तो आपको निकालना है I1 बराबर क्या होगा, I2 बराबर क्या होगा, V1 बराबर क्या होगा और V2 बराबर क्या होगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, तो करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे जल्द ही आपसे फिर से।